दोस्तों, मित्रों, परिजनों, आज की इस भावगंगा में 116वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर हम लोग अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ और आप चर्चा करेंगे, कुछ और बातें कहेंगे। कुछ लोग ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि जब आप अपनी कविताओं के साथ चर्चा करते हैं तो ये तो पहले लिखी गई हैं, तो कहीं आप भूतकाल में तो नहीं जा रहे हैं। हमें भविष्य देखना चाहिए, हमें वर्तमान पर रहना चाहिए। कविताएं कहीं भूतकाल की प्रतीक तो नहीं हैं। तो नहीं आत्मीय मित्रों, परिजनों, ये कविताएं सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। भले ही लिखी गई थी, देखी गई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन ये भविष्य के लिए भी हैं, इसीलिए उनके माध्यम से चर्चा कर रहा हूँ। ये किसी कालखंड से बंधी नहीं है, वह हमेशा के लिए एक सूत्र देती हैं, बातचीत करती हैं, इसीलिए उस पर ये चर्चा होती है। कल चूँकि मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, उन लोगों से खास करके जुड़ने की कोशिश करता हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ जो वाकई प्रकृति को बचाने में या पेड़ लगाने में या जीव जंतुओं के संरक्षण में या धरती और पर्यावरण की रक्षा पे काम कर रहे हैं। उनकी चर्चा भी करता हूँ। जैसे पेड़ वाले बाबा लखनऊ में हैं, वो 11 लाख पेड़ लगाने का उनका लक्ष्य है, चंद्रभूषण त्रिपाठी जी का। 7.5 लाख या 8.5 लाख लगा चुके हैं और लगाते ही नहीं हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको सुनिश्चित करते हैं कि वो ज़िंदा हैं। नहीं तो आजकल तमाम योजनाओं में पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद उनका बचने का, ज़िंदा रहने का रेट बहुत ही कम रह जाता है। वो सब पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको कितना ज़िंदा रख पाते हैं, कितनी सुरक्षा दे पाते हैं। वो लोग नोच न ले जाएं, पानी के अभाव में सूख न जाएं, जानवर न चल ले जाएं। बचाना ज़रूरी है। जो बचा पाता है, पेड़ लगाना तभी सार्थक होता है, अन्यथा पेड़ लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम पेड़ लगाएं और जो लोग लगा रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए काम करें, उनके काम को और फैलाने की कोशिश करें। कल एक साहब से बात हो रही थी, वो एक संस्था चलाते हैं जो पर्यावरण पर है। मैंने उनसे कहा कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऑनलाइन सारा काम करते हैं। इधर कोरोना काल में मजबूरी थी, लेकिन हम लोग लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। यहाँ पर मुझे 1-2 बातें कहनी हैं। पहली बात, इस ऑनलाइन कोरोना काल में भी जो पेड़ से लगे और पेड़ से जुड़े क्षेत्र हैं, वहाँ कोरोना नहीं हुआ था। वहाँ लोगों ने खेती बाड़ी की, वहाँ का सागरा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री सब कुछ चलता रहा और पेड़ लगाना भी चलता रहा। चंद्रभूषण जी का पेड़ लगाना कोरोना टाइम में और तेज़ी से हुआ। जब दूसरे काम नहीं हो रहे थे तो पेड़ ही लगाया जा सकता था और बचाया जा सकता था। तो ये तो खैर एक बात हो गई कि कोरोना टाइम में क्योंकि केवल शहर और ऑफिस में बैठ करके सब कुछ करना रहा होगा, तो इसलिए ऑनलाइन ही हुआ और कोरोना से डर करके कहीं नहीं निकले। और दूसरा ये है, आशुतोष जी कह रहे हैं कि फेसबुक लिंक नहीं आया, लेकिन आप फेसबुक के पेज पे जा करके और उसको देख सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम प्रेरणा देना चाहते हैं, तो शब्दों से प्रेरणा बहुत कम होता है और प्रेरणा देना कभी उद्देश्य नहीं होता है। हम अपना काम करेंगे, लोग अपने आप प्रेरित होंगे।
प्रेरणा तो मैग्नेट की तरह से होता है। तो मेरी गज़ल का वो शेर है कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वह उन्हें चुंबक बनाता है फिर खींचता है। हम जब कोई कार्य करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, लोग उसे अपना ज़रूरी पाते हैं, उसके फ़ायदे खुद एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको अपने जीवन में उतारते हैं और वो परिवर्तन होने लगता है। कोई काम प्रेरणा देने के लिए नहीं किया जाता है। प्रेरणा ऑटोमेटिक होती है, मैग्नेटिज्म की तरह से होती है। राम ने अपना जीवन जो भी दिया, हमको आपको प्रेरणा देने के लिए नहीं जिया है उस तरह से। वह अपनी मस्ती में संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड के अपने को एक जीवंत अंग समझते हुए जो कार्य आवश्यक थे वह किया। उससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिल जाए तो ठीक है। कोई काम वह इसीलिए करता है, वास्तविक उसको हमको करने की प्रेरणा किसी काम को करने की इसलिए होगी कि हम उसको किए बिना नहीं रह सकते, और अगर वह काम संपूर्णता के फायदे के लिए है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सूरज भी अगर चमकता है, सूरज भी अगर वहाँ है, सूरज भी जो कुछ कर रहा है वह हमको आपको रोशनी या प्रेरणा देने के लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको किए बिना नहीं रह सकता। वो संपूर्णता के हित में जो है उसका कार्य वो कर रहा है। कोई प्रेरणा ले ले, कोई ऊष्मा ले ले, कोई कुछ ले ले, वो तो उसकी ज़रूरत है, उसकी श्रद्धा है। तो प्रेरणा देने के लिए कार्य नहीं किया जाता, कार्य किया जाता है और प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा देने के लिए कार्य किया जाए, विज्ञापन देने के लिए कार्य किया जाए, यह बड़ा विरोधाभासी है। यह तो उल्टी बात हो गई। कार्य किए जाते हैं, विज्ञापन, और उसका न्यूज़ बन जाता है, खबर बन जाती है। बहुत सारे लोग खबर बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं। कई सारी ऐसी सभाएं होती हैं कि जिसमें कि प्रेस विज्ञप्ति ही भेज दी जाती है, वो कार्यक्रम वैसा होता ही नहीं। तमाम ऐसे लोगों की उपस्थिति दे दी जाती है जो नहीं आए रहते हैं, और बहुत सारे प्रेस वाले भी प्रोग्राम ख़त्म होने के शुरुआत में ही आ करके लोगों से पूछ लेते हैं क्या क्या आप बोलने जा रहे हैं, और उसको शामिल करके वो छाप देते हैं। मतलब खबर छाया के रूप में नहीं है हो जाने के, खबर ही बनाना एक प्रोग्राम बन जाता है। तो वह बड़ी ख़तरनाक टेंडेंसीज हैं। हम कोई कार्य इसलिए करें कि वह हम उसको किए बिना नहीं रह सकते, और संपूर्णता के लिए वह हितकारी है। तो यह सब बातें लोगों को समझने की ज़रूरत थी और गहराई से सोचने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आज इसकी चर्चा कर दी। अब कुछ कविताएं और उस पर चर्चा। कल हम लोगों ने 3-4 कविताएं पढ़ी सुनी थी, परसों 2 अंक तो राम पर रहे, 205 उसके पहले कुछ कविताएं पढ़ी थी और आपको बहुत अच्छी लगी थी। तो आज एक कविता, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आज कविताओं के सीक्वेंस में, और जो कई बार कई कविताएं रिपीट भी हो जाती हैं तो होने देना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो बार बार रिपीट हम करते हैं, आप बार बार उनको सुनना चाहते हैं। कई चीज़ें कई गीत हुए, कई आरतियाँ हुई, कई प्रार्थनाएं हुई, वो आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो फिर इसको भी बार बार सुनने में कोई हर्जा नहीं है। गांठ, और जो मैं बात कहता हूँ कि कभी भी किसी भी राइटर ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बात कह दी है तो उसको आंख मूंद के मत स्वीकारिए। हाँ, प्रेरणा पर, और मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी प्रेरणा कोई व्यक्ति किसी को दे सकता है, वो जानते हैं क्या है? एक ही प्रेरणा है
अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, अपने विचार हमेशा खुली रखो और अपनी संवेदना असीमित रखो, सीमित मत रखो। संवेदना असीमित होगी तो दूसरे का दुख दर्द आपको पता ही चल जाएगा। आंखें खुली होंगी तो आपको दूसरे का दुख दर्द पता ही चल ही जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो और आप में संवेदना है असीमित, तो आपके बस में जितना है उतना करने की कोशिश करेंगे। वह चींटी अगर उस तोते का दुख देख करके उसने, चींटी और व्यवस्था वाली कहानी में चींटी की आंखें खुली थी, कान खुले थे, संवेदना खुली थी, विचार खुले थे, वो सीमित नहीं थी। वह केवल अपनी प्रजाति चींटियों के लिए ही नहीं संवेदित थी, उसने तोते का दुख भी अपना समझा और उसके पास जो भी शक्ति थी वह उसने जाके करने की कोशिश की। रेंगते हुए हाथी के सूंड में घुसने लगी। वो किसी को प्रेरणा देने के लिए नहीं कुछ कर रही थी। प्रेरणा तो बाई प्रोडक्ट होता है, प्रेरणा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। प्रेरणा उद्देश्य नहीं होता है, वह एक सेकेंडरी उद्देश्य हो सकता है। कोई ये पूछ सकता है कि आखिर आप ये भाव गंगा प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। प्रेरणा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपने को बचा लीजिए, आप अपनी आंखें खोल लीजिए, धरती को बचा लीजिए, प्रकृति को बचा लीजिए, समाज को बचा लीजिए, व्यवस्था को बचा लीजिए। यह एक संवेदना की चीख है, पुकार है, रास्ते की तलाश है। प्रेरणा उद्देश्य नहीं है। तो चींटी भी अगर हाथी के सूंड में गई तो उसका उद्देश्य प्रेरणा देना नहीं था। जो लोग केवल प्रेरणा देने के लिए, यानी कि फिर वो न्यूज़ बनने के लिए और खबर बनने के लिए रहते हैं, ज़मीन पर काम करने के लिए उनका मुख्य उद्देश्य नहीं रहता है। परिवर्तन करने की ज़रूरत है अपने मानसिकता में भी, विचारधाराओं में भी। तो ये कविता मैं कह रहा था सुनाने के पहले कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत कर लीजिए, अपनी आंखों से सोचिए। उसने हो सकता है अपने अनुभवों के आधार पर कहा हो, अपनी विचार प्रक्रियाओं के आधार पर कहा हो, अपनी मानसिकता के आधार पर कहा हो। वो जो अलग अलग जीवन के लेवल्स होते हैं, वो उसने किस लेवल पर अनुभव किया, किस लेवल पे कहा, उस सब पे निर्भर करता है। वो किस माहौल में रहा, उसका माहौल तो नहीं बोल रहा है उसमें। ये सब चीज़ें होती हैं। इससे ऊपर उठकर हमको कुछ सोचने की ज़रूरत है। वो एक कविता गांठ में रहीम दास का एक दोहा है, उसको नकारते हुए मैंने अलग बात कही। गांठ रहीम का वो दोहा है ना, ये रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, ऐसे तोड़ मत दो धागा प्रेम का। मैं पहले वाले से सहमत हूँ कि आप प्रेम का धागा मत तोड़िए, वहाँ रहीम एकदम सही है। धागा प्रेम का क्यों तोड़ेंगे? तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। और प्रेम ये केवल मनुष्यों के बीच में ही नहीं, पेड़ों पौधों वनस्पतियों जीव जंतुओं सबके प्रति होना चाहिए, प्रकृति के प्रति, धरती के प्रति होना चाहिए। और वो धागा प्रेम का टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से अपने आप या हमें गुस्सा आ गया, टूट ही गया, वो प्रेम का धागा टूट गया, अनबन हो गई व्यक्तियों में, तो जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ये कहाँ की बात है? इसी पर यह कविता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हम में वह लचीलापन, वह बचपना जिंदा है,
तो कभी गांठ नहीं पड़ती। घाव होते हैं वो भी भर जाते हैं। घाव भरने में निशान भले रह जाए लेकिन गांठ नहीं पड़ती, चमड़ी फिर बिल्कुल वैसे ही हो जाती जैसे पहले। और आप ये देखिए ब्रेन की कितनी मेमोरी रहती है आपके शरीर के बारे में, कि जब वह अंग जो कटा फटा रहता है, जब रिपेयर करता है, वो अंग बनते हैं या चमड़ी बनती है, तो सारे सेल्स सब कुछ चमड़ी के वो सब अपने स्थान पर वैसे ही उन्हीं कार्यों को करने के लिए वैसे बन जाते हैं। गांठ पड़ना तो बहुत दूर, प्रकृति में बहुत कुछ सब कुछ रिस्टोर करने की क्षमता है उसी तरह से। तो इसलिए, लेकिन जब हम मानते हैं कि गांठ पड़ जाता है तो फिर उसे दूरी बढ़ती चली जाती है कि अब तो गांठ पड़ गई, अब तो गांठ पड़ गई, अब इनिशिएशन खत्म हो जाता है। हम फिर अगर दूरियां आ गई हैं तो दूरियों को मिटाने की कोशिश भी नहीं करते कि वहाँ गांठ पड़ गई, अब दूरी कैसे मिटेगी। तो उसके लिए गांठ, तुम गांठ कहते हो संबंधों के बीच उभर आए तनावों को, तुम गांठ कहते हो संबंधों के बीच उभर आए तनावों को, ऐसी गांठ जो कभी मिट नहीं सकती, जलने के बाद भी। शायद पहले के कुछ विचारकों ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, शायद पहले के विचारकों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, खास करके रहीम के बारे में, और तुम सहज विश्वास कर बैठे। ऐसी गांठ जो कभी मिल नहीं सकती, मिट नहीं सकती, मिलने के बाद भी, जलने का वहाँ गलत है, मिलने के बाद भी। शायद पहले के विचारकों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था और तुम सहज विश्वास कर बैठे। जरा जरा सी बात पर तुम कह उठे, हमारे संबंधों के बीच गांठ पड़ चुकी है, हमारे संबंधों के बीच गांठ पड़ चुकी है। न जाने क्यों तुम्हें भी मानव संबंधों के लिए रस्सी और गांठ से कोई सुंदर प्रतिमान न मिला, कोई सुंदर उपमा न मिली। न जाने क्यों तुम्हें भी मानव संबंधों के लिए रस्सी और गांठ से सुंदर कोई उपमा, कोई प्रतिमान न मिला। आखिर क्यों? क्या तुम जन्म नहीं दे सकते थे एक नए चिंतन को, एक नई नहीं दे सकते थे एक नई परिभाषा, नहीं दे सकते थे एक नई ही परिभाषा? क्या हमारे संबंध तरल नहीं हो पाएंगे कभी भी? क्या हमारे संबंध तरल नहीं हो पाएंगे कभी भी? क्या हमारी भावनाएं कोमल नहीं हो सकेंगी मोम की तरह, जिनके बीच यदि दुराव भी आ जाए तो वे पुनः मिलने पर, जिनके बीच यदि कभी दुराव भी आ जाए तो वो पुनः मिलने पर थोड़ी सी सहिष्णुता की आंच पाकर पिघल कर फिर घुल मिल जाएं, थोड़ी सी सहिष्णुता की, प्रेम की, संवेदना की आंच पाकर फिर घुल मिल जाएं, फिर कोई कभी न खींच सके उनके बीच भेद की कोई लकीर। और फिर उदाहरण तो सबके सामने है। क्या तुम भी भूल गए बचपन के वे दिन? क्या तुम भी भूल गए बचपन के वे दिन? वो बचपन के दिनों पर टॉलस्टॉय की उस कहानी का मैंने कई बार जिक्र किया है, अक्सर करता हूँ। और इस कविता का, रहीम के या दोहे का बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि गांठ पड़ जाती है और बच्चे से, अगर हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को महसूस करते हैं, अपने अंदर का बचपना महसूस करते हैं, तो गांठ वगैरह तो सब काफूर हो जाते हैं। वो टॉलस्टॉय की वो कहानी की 2 बच्चे खेल रहे थे, उनमें लड़ाई हुई और उस लड़ाई को देख करके बड़े उनका पक्ष ले करके लड़ने लगे और उनमें लड़ाई इतनी आगे बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल मारपीट की नौबत। और उसके बाद 2 घंटे लड़ने के बाद उनमें से किसी ने देखा कि अरे वो दोनों बच्चे तो तालाब के किनारे खेल रहे हैं, फिर उसी प्यार से। तो वहाँ तो लड़ाई गांठ से आगे मारपीट तक हो गई, युद्ध तक हो गया, और यहाँ पर फिर वही। तो अगर हम अपने अंदर के उस बचपने को याद रखें तो ये गांठ नहीं पड़ेगी, ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी, ये युद्ध नहीं होंगे, ये महायुद्ध नहीं होंगे। आज अगर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई गांठ कहीं ना कहीं पड़ी हुई है जिसकी वजह से लड़ रहे हैं।
उनको तो और टॉलस्टॉय की कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। टॉलस्टॉय तो रूस के ही थे, अगर उन्हीं को याद कर लेते तो लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका सरल हल निकल आता जो भी उनकी समस्याएं थीं। लेकिन उस संवेदना के लेवल पे जाएं, उस संवेदना को आदर्श माने तब ना, नहीं तो ये सब होता रहेगा। भुवनेश्वर जी ने कुछ लिखा है, भुवनेश्वर जी ने लिखा है, बहुत ही सही कहा है आपने, पहले भी आपने कहा है कि केवल क्रिया करते चलें, स्वयं प्रमाण मिलता जाएगा और लोग प्रेरित हो जाएंगे और संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनते जाएंगे। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण को अपने से विचार से अगर हम हटाते जाएं तो वो सबसे बड़ी साधना है। फिर हम केवल क्रिया में जिएंगे और विशेषण हटते जाएंगे कि लोग अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संज्ञा क्या क्या सोच रहे हैं, क्या वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम पूरी सार्वभौमिक सबके कल्याण के लिए जितना हमारे वश में है उतना करते रहें, सबके लिए करते रहें। बस इस भाव, यही भाव होना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया नहीं मिटाना है, क्रिया ही करते रहना है और बाकी सब तिरोहित करके कार्य करते रहना है बस। और ये इसलिए करना है कि एक ही प्रेरणा होनी चाहिए कि ऐसा किए बिना हम नहीं रह सकते और कोई उसका कारण भी नहीं दिया जा सकता। और कुछ देखिए, चपल दर्पण, चपल दर्पण। आप कोई चीज़ अगर आप दर्पण में देख रहे हैं और दर्पण में हिलाइए तो वो चीज़ स्थिर है, फिर भी दर्पण में उसकी छवि जो दिख रही है वो परावर्तित होती रहेगी, उसमें रिफ्लेक्शन में परिवर्तन आएगा जिसकी वजह से वो व्यक्ति चप्पल दिखेगा, हलचल उसमें दिखेगी या वो चलती फिरती नज़र आएगी। वो चीज़ स्थिर है, लेकिन हमने केवल दर्पण घुमाया है और चूंकि दर्पण में उस चीज़ को देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि वह चीज़ घूम रही है या बदल रही है, उसमें हलचल हो रहा है, उसकी अस्थिर हो रही है। चीज़ स्थिर है, दर्पण अस्थिर है, लेकिन दर्पण आप घुमा रहे हैं तो देख रहे हैं चीज़ अस्थिर है। यही अक्सर जीवन में होता है और ये भौतिक शास्त्र का यह सिद्धांत ये जीवन में कितना सच है। बहुत सारी चीज़ें स्थिर हैं, लेकिन हम जिनको डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, किसी माध्यम के द्वारा देख रहे हैं, माध्यम के द्वारा जिसके बारे में सुन रहे हैं और वह माध्यम अस्थिर है तो उसकी हलचलता हमको, जिस चीज़ को हम जानना देखना चाहते हैं उसको अस्थिर बता रही है। हमेशा ये फिल्टर, जब आप किसी को डायरेक्ट ना देख रहे हों, अपनी खुली आंखों से ना देख रहे हों, तो जिस माध्यम से देख रहे हैं उस माध्यम को गहराई से समझिए और इसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करिए कि कहीं यह हलचल जो इस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उसके में है या इस माध्यम में। और वो माध्यम कुछ भी हो सकता है और वो हलचल उसका माध्यम का लोभ भी हो सकता है, उसकी आदत भी हो सकती है, उसका चरित्र भी हो सकता है और भी बहुत अनंत कारण हो सकते हैं। और माध्यम जब मीडिया बन जाए, मीडिया के माध्यम से जब आप चीज़ों को देखने लगें, माध्यम जब आप सोशल मीडिया में इधर उधर के जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं वो बन जाएं, तब सोचिए क्या क्या होगा। तो छोटी सी कविता है, भौतिक शास्त्र के उस सिद्धांत को निरूपित करती हुई, यह बरसों पहले की है। शायद जब मैं 80 के दशक में था या डायरियों में 75 के MSc वगैरह कर रहा था तब की कविता है। चपल दर्पण, चपल अस्थिर, चपलता इसीलिए कहा जाता है। तुम्हारा स्नेह कितना निर्मल, कितना स्निग्ध, कितना शांत, कितना सरल, किंतु
तुम्हारा स्नेह कितना निर्मल, कितना स्निग्ध, कितना शांत, कितना सरल। किंतु जब भी मैंने उसे अपने हृदय के दर्पण से निहारा, किंतु जब भी मैंने उसे अपने हृदय के दर्पण से निहारा, किंतु जब भी मैंने उसे अपने हृदय के दर्पण में निहारा, चंचल स्फुरित पाया, अस्थिर पाया और संशय कर बैठा तुम्हारे स्नेह की धीरता पर, और संशय कर बैठा तुम्हारे स्नेह की धीरता पर। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा इस चपल दर्पण के विषय में, इस चपल दर्पण के विषय में। और यह ईश्वर के बारे में भी हो सकता है, संपूर्णता के बारे में भी हो सकता है, प्रकृति के बारे में भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती कुछ और हैं, हमारे लिए लगातार फायदे के बारे में सोचती रहती हैं, हमारे जिंदा रखने के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर की, हृदय की आशंकाएं, हमारे तमाम सारे अंधविश्वास, हमारी कहा सुनी बातें, हमारी गलत ट्रेनिंग, हमारे अपने लोभ, वही कि हम कभी कभी अपने जूतों और कपड़ों की आंखों से देखने लगते हैं चीज़ें। याद करिए, ये बरसात ये आएगी और ये गर्मी का मौसम ख़त्म होगा, जब पहली बारिश आषाढ़ का खूब बारिश हो रही हो, आपका मन क्या कहेगा? भीगने का, आनंद लेने का, बूंदों के अपने शरीर पे गिरने का। आप बच्चे रहे होंगे तो उसका फ़ायदा, उसका वो आनंद लिया होगा, लेकिन आज आप कहीं जा रहे हैं और बारिश आ गई, सड़क पे जा रहे हैं, ज़रूरी काम से जा रहे हैं या कहीं बाहर हैं और बारिश होने लगी, तो आपके कपड़े न भीग जाएं, आपके जूते न भीग जाएं, क्योंकि वह पानी से डरते हैं। जूते पानी पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। आपको डर नहीं, आपको तो आनंद है, लेकिन आप कपड़ों और जूतों के डर को अपना डर मान लेते हैं। आपका हृदय कपड़ों और जूतों के हृदय मतलब के आनंद को अपने आनंद से ज़्यादा महत्व दे देता है, और आप उस बारिश को, जो सरल, निर्मल, स्निग्ध आपको आनंद देने के लिए था, आप उसको अलाभदायक मान लेते हैं उस क्षण, और सोचते हैं कि ये बारिश ना होती अभी, या उस बारिश से जितना प्यार करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो चपल दर्पण, तुम्हारा स्नेह था कितना निर्मल, कितना स्निग्ध, कितना शांत, कितना सरल, किंतु जब भी, ये दो मनुष्यों के बीच में भी हो सकता है, सृष्टि ईश्वर और व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है। कई बार हम ईश्वर को गाली देने लगते हैं, शायद इसी नासमझी की वजह से। प्रकृति और हमारे बीच में भी हो सकता है, धरती और हमारे बीच भी हो सकता है, किसी भी संदर्भ में देखें। तुम्हारा स्नेह था कितना निर्मल, कितना स्निग्ध, कितना शांत, कितना सरल, किंतु जब भी मैंने उसे अपने हृदय के दर्पण में निहारा, चंचल स्फुरित पाया और संशय कर बैठा तुम्हारे स्नेह की धीरता पर, तुम्हारी स्नेह की महत्ता और गरिमा पर। एक बार भी नहीं सोचा इस चपल दर्पण के विषय में, एक बार भी नहीं सोचा इस चपल दर्पण के विषय में। दो कविताएं सुनाकर आज अपनी इस भावगंगा को विराम देंगे। बेहया, एक पौधा बेहया होता है
उसको कहीं भी फेंक दीजिए, वह अपने आप उगने लगता है, खूब उगता है, झाड़ी नुमा होता है। जो नई सड़कें बनाई जाती हैं, उसके जो मिट्टी भरा जाता है, उसके लिए तो कई जगह उसको लगाया जाता है। तो बेहया ही तो हूँ मैं, बेहया ही तो हूँ मैं, क्योंकि तुमने जब जब जहाँ जहाँ और जैसे जैसे मुझे बैठाया, मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपना डाल लिया डेरा। बेहया ही तो हूँ मैं, क्योंकि तुमने जब जब जहाँ जहाँ और जैसे जैसे मुझे बैठाया, रोपा, मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपना डाल लिया डेरा। जब तुमने मिट्टी बिछाई थी सड़क बनाने के लिए, जब तुमने मिट्टी बिछाई थी सड़क बनाने के लिए और मिट्टी बह न जाए इसलिए किनारों किनारों पर मुझे बैठा दिया था, मैं बैठा ही रह गया वैसे ही, बल्कि और शक्ति के साथ फैल कर, बल्कि और शक्ति के साथ फैल कर, ताकि तुम्हारी सड़क और उसके किनारे की मिट्टी अक्षय रह सके। शायद इसीलिए मैं बेहया हूँ, शायद इसीलिए मैं बेहया हूँ। जब तुमने अपनी फुलवारी सजाई थी और उसके चारों ओर मुझे बैठाया था हेज के रूप में, उसकी सुरक्षा का भार देकर, और उसी पल से लग गया था मैं अपने काम में पूरी तन्मयता के साथ, तब भी मुझे बेहया ही कहा था। और याद करिए, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं हमारे शहरों के आसपास, जहाँ भी कोई बड़ी सड़क बनती है, शहर बसता है, कोई कॉलोनी बनती है, उसके आसपास तमाम सारी झुग्गी झोपड़ियाँ अपने आप उगने लगती हैं। और कहीं कहीं हम कुछ लोगों को ला के उनको बसाते हैं अपने काम करने के लिए। जब कंस्ट्रक्शन होता है फिर कोई वहीं बस जाते हैं, उससे झुग्गी झोपड़ी हो जाती है। हम उनको कितना कोसते हैं, कहते हैं न्यूसेंस हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो हम सुरक्षित रह पाएंगे, हम वैसा रह पाएंगे, हम वैसा सुविधाजनक तरीके से रह पाएंगे। तो हम उन्हें कोसते भी हैं, लेकिन वो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी भी हैं। यह उनके साथ, उनके प्रति संवेदना, उनकी देखभाल, उस बेहया जिसको हम कहते हैं, बेहया भी कहते हैं, क्या क्या अपशब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। जरा उस सारे भाव को फिर से याद करते हुए उन संबंधों को भी और उन परिस्थितियों को, उन झुग्गी झोपड़ियों को भी, और साथ में ये बेहया या इस तरह की झाड़ियों को भी फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अब दोनों संदर्भों को जोड़ते हुए पढ़िएगा। बेहया ही तो हूँ मैं, क्योंकि तुमने जब जब जहाँ जहाँ और जैसे जैसे मुझे बैठाया था, मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपना डाल लिया डेरा। जब तुमने मिट्टी बिछाई थी सड़क बनाने के लिए और मिट्टी बह न जाए इसीलिए किनारों किनारों पर मुझे बैठा दिया था, मैं बैठा ही रह गया वैसे ही, बल्कि और शक्ति के साथ फैलकर। तमाम सारे चौकीदार और इन सब जो बनना शुरू होता है मकान या कॉलोनियाँ, तो कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या होता है, छोटी छोटी गुमटियाँ, दुकानें, क्या क्या। भुवनेश्वर जी ने कुछ और लिखा है। वाह, चपल दर्पण को आपने कहा कि वह ईश्वर के लिए भी हो सकता है, तो एक शेर याद आ गया। चपल दर्पण तो हमारा हृदय ही है, और वो दृश्य जो स्थिर है, धीर है, वह ईश्वर है। तो चपल दर्पण को आपने कहा कि वो ईश्वर के लिए भी हो सकता है, वो कविता, तो एक शेर याद आ गया। अपनी खुदी आंग ही है पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी अहंकार ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। बिल्कुल सही बात है। वाह, आपने हमारी बात को और पूर्ण कर दिया। तो बेहया ही तो हूँ मैं, क्योंकि तुमने जब जब जहाँ जहाँ और जैसे जैसे मुझे बैठाया, मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपना डाल लिया डेरा।
जब तुमने मिट्टी बिछाई थी सड़क बनाने के लिए और मिट्टी बह न जाए इसलिए किनारों किनारों पर मुझे बैठा दिया था, मैं बैठा ही रह गया वैसे ही, बल्कि और शक्ति के साथ फैलकर तुम्हारी सड़क और उसके किनारे की मिट्टी अक्षय रह सके, तुम्हारा निर्माण अक्षय रह सके। शायद इसीलिए मैं बेहया हूँ। तुमने जब अपनी फुलवारी सजाई थी और उसके चारों ओर मुझे बैठाया था उसकी सुरक्षा का भार देकर, और मैं उसी पल से लग गया था अपने काम में पूरी तन्मयता के साथ, तब भी तुमने मुझे बेहया ही कहा था। और ये कविता एक और सुनाकर अपनी आज की ये भावगंगा यहाँ विराम देंगे। टूटी कलम, टूटी कलम। एक पुराने जर्जर छत पर, एक पुराने जर्जर छत पर ढेरों किताबें पड़ी थी। एक पुराने जर्जर छत पर ढेरों किताबें पड़ी थी। वहीं बगल में पड़ी थी एक घिसी हुई टूटी कलम। एक पुराने जर्जर छत पर ढेरों किताबें पड़ी थी। वहीं बगल में पड़ी थी एक घिसी हुई टूटी कलम। किताबों ने कहा, हम कितने धन्य हैं। किताबों ने कहा, हम कितने धन्य हैं, कितने महान हैं। लोगों को जानकारियाँ दी देश विदेश की, हमने दी हैं। लोगों को जानकारियाँ देश विदेश की, ज्ञान विज्ञान की हमने दी हैं। संप्रेषित किए हैं उनको सघन, संप्रेषित किए हैं, बताए हैं उनको भाव सघन, और किया है लोगों का मनोरंजन, और किया है लोगों का मनोरंजन। शिक्षा, कला, सभ्यता और कल्पना, शिक्षा, कला, सभ्यता और कल्पना, इनके विकास में रहा प्रमुख योगदान अपना। शिक्षा, कला, सभ्यता और कल्पना, इनके विकास में रहा प्रमुख योगदान अपना। जब सब बोल चुके, जब सभी किताबें बोल चुकी, तो टूटे कलम ने कहा, तो टूटे कलम ने कहा। जब सभी किताबें बोल चुकी तो टूटे कलम ने कहा, मैं इतना तो कुछ भी न कर सका, मैं इतना तो कुछ भी न कर सका। मैं जो एक गरीब के बेटे की कलम हूँ। कभी कभी चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो टूटे कलम ने कहा धीरे से, तो टूटे कलम ने कहा धीरे से, मैं इतना तो कुछ भी न कर सका। मैं जो एक गरीब के बेटे की कलम हूँ, मैं जो एक गरीब के बेटे की कलम हूँ। वह मुझी से लिख कर सीख रहा था का खा गा। मैं एक तो जो एक गरीब के बेटे की कलम हूँ, वह मुझी से लिख कर सीख रहा था का खा गा। सीखते सीखते ही मैं टूट गया। नरकट की कलम जैसे पहले लिखा करते थे, या निब से भी लिखते थे, जी निब से लिखते थे अंग्रेजी में। क्लास 6 में ABC, दो भाषाओं के लिए 2 कलमें होती थी। वो मुझी से लिखकर सीख रहा था का खा गा। सीखते सीखते ही मैं टूट गया, लेकिन मेरे टूटने के बाद भी वह मुझी से लिखता रहा। दूसरी कलम नहीं आई, दूसरी कलम नहीं बनी। वो मेरे पास जो स्याही थी या जो मिट्टी का घोल था जिससे मैं लिख रहा था, वह टूट जाने के बाद भी थोड़ा नोक टूट गया तो थोड़ा मोटा लिखने लगा, लेकिन मैं उसी से लिख रहा था। दूसरी कलम नहीं आई। सीखते सीखते ही मैं टूट गया। शायद वो महंगी वाली कलम, वो नरखट वाली तो फ्री में होती है, तो अपना जाके तोड़ के ले आए। तो सीखते सीखते मैं टूट गया। मेरे टूटने के बाद भी वो मुझी से लिखता रहा, क्योंकि उसका बापू नहीं खरीद सका दूसरी कलम। वो कलम कह रहा है कि वो टूटने के बाद भी मुझी से लिखता रहा, क्योंकि उसका बापू नहीं खरीद सका दूसरी कलम, क्योंकि उसका बापू नहीं खरीद सका दूसरी कलम अपनी सार्थकता के लिए। अब वो कलम कह रहा है कि अपनी सार्थकता के लिए
नहीं है मेरे लिए यह कम, अपनी सार्थकता के लिए नहीं है मेरे लिए यह कम। किताबों से कह रहा है कि तुम लोग भले ही कितना कितना महान कर रहे हो, लेकिन तुमने केवल दूसरों की आंखों से दिखाए गए ज्ञान को उसको दे रहे हो। मैंने उसकी आंखों से, उसकी शक्ति से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कराई है। यही अंतर है। सारी किताबें किसी और की लिखी हुई हैं। हमारी अपनी आंखों से जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसे जब भी लिखना होगा तो किसी कलम से लिखूंगा। वो कलम आजकल मोबाइल पे जो आप लिखते हैं वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमारी अपनी आंखों से देखा गया, समझा गया, लिखा गया कुछ भी सारी किताबों पर भारी है। किताबों की महत्ता है, लेकिन जो अपनी संवेदना, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जिज्ञासा, अपना आनंद, अपने क्रिएशन का आनंद, वह सब उस कलम के माध्यम से कहा गया। भावगंगा भी आपके लिए तभी महत्वपूर्ण है जब आप इसको सुनने के बाद खुद कुछ बुनते हैं, लिखते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपनी अपनी भावगंगाएं कहना, लिखना, सुनना शुरू करिए। वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वही, क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे तो अपनी आंखें खोलेंगे। वह आंखें खुली होना बहुत ज़रूरी है। आंखें, विचार और संवेदना, इन तीनों का खुला होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज की भावगंगा का यह अंक 117वां यहाँ समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद, और आज का दिन आपका शुभ हो। हवा कितनी अच्छी चल रही है, ये देखिए, जैसे कि वृक्ष सब नर्तन कर रहे हैं। और देखिए अभी अभी फिर नीम के फूल झड़ते रहते हैं। और आज चिड़िया नहीं आई, पता नहीं क्यों, उतना नहीं आकर के जिस तरह से गाना सुनाते, चिड़ियों का गान नहीं हुआ। चलिए अच्छा, कल और परसों 2 दिन इलाहाबाद में रहेंगे, तो अब अगला प्रोग्राम 2 दिन के बाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।